प्रिय व्यूअर, अररिया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो पहला टॉपिक जिसका नाम है आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमते थे, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आरंभिक मानव जो टर्म है उसके बारे में समझ लेते थे। तो आरंभिक मानव ऐसे मानव को ये बोल रहा है जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले से रहते थे। मतलब जो लोग 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रहते थे वो आरंभिक मानव थे। और उनका स्वभाव यानी कि नेचर कैसा था, तो वो आखेटक या खाद्य संग्राहक थे। आखेटक या खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ समझ ले कि आखेटक और खाद्य संग्राहक भोजन के इंतजाम करने की एक विधि है। भोजन के इंतजाम करने की विधि है क्या, आखेटक और खाद्य संग्राहक। फिर अब ये बात आ गया है कि आखिर जो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे भाई? आखिर इनका क्या काम था कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो इसका पहला कारण था कि अगर भी एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। यानी कि पहला कारण क्या हो गया कि अगर ये एक जगह पर रहते हैं तो वहाँ जितनी भी चीज़ें उपलब्ध है, जो पौधे वो खाते थे, जो फल वो खाते थे, जो जानवर होते थे जिनका वो शिकार करके खाते थे, तो वो समाप्त हो जाता था। यानी कि भोजन के तलाश में पहला कारण है कि भोजन के तलाश में वे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। दूसरा कारण देखिए क्या है। दूसरा कारण है कि कभी कभी ये शिकार का पीछा करते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा कारण है कि जो पौधे और फल और फूल हैं, हर मौसम में अलग अलग तरह के पौधे, फल और फूल आते हैं। तो ये मौसम के हिसाब से भी अपने फल, पौधे और फूल के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। चौथा कारण है कि नदी, झील, तालाब जो इनके पास होता था, अगर वो सूख जाता था तो नदी, झील और तालाब के खोज में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब आगे चलते थे। आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इसका आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। अब ये आरंभिक मानव के बारे में जानकारी की बात कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आया है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसको कहा जाता है? जो पुरातत्व के अध्ययन करने वाले होते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। इस पुरातत्वविद को हमने इसी के पहले चैप्टर में समझा दिया है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्वविद होते हैं। तो ये इस टॉपिक है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, अब इस बात को हम समझते हैं। इनकी जानकारी हमें इनके द्वारा बनाए गए पत्थर के उपकरण से मिलती है। जैसे कि ये पत्थर से उपकरण दो तरीके से बनाते थे, एक पत्थर से पत्थर को टकराकर और एक दबाव सल्क तकनीक से। एक ऑन स्टैंड और एक प्रेशर फल्किंग, दो माध्यम से ये पत्थर से उपकरण बनाते हैं। और इन्हीं के द्वारा बनाए गए पत्थर के उपकरण से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है उद्योग स्थल और एक होता है आवासीय स्थल। तो वैसे भी आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो ये पता चल जाएगा। उद्योग स्थल मतलब उद्योग, जैसे जो लोग पत्थर का औजार बनाते थे जहाँ पे, वो उनका उद्योग स्थल होता था। और आवासीय स्थल मतलब क्या? जहाँ पे लोग रहते थे घर की तरह, वो उनका आवासीय स्थल होता था। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि अपना रहने की जगह कैसे डिसाइड करते थे, कि रहने की जगह का निर्धारण ये कैसे करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसके रहने की जगह का निर्धारण। तो जनरली ये रहने की जगह का निर्धारण
नदियों के किनारे करते थे। जैसे कि इसके बाद ये एक फिगर है। फिगर में मतलब कि आरंभिक मानव को भी 3 चरण में बांटा गया है, पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक और महापाषाणिक। और इस फिगर में तीनों पाषाणिक स्थल को दर्शाया भी गया है और अलग अलग कलर से इनको एनोट किया गया है, जिससे पता चल सके कि कौन से काल का मनुष्य कहाँ पे रहता था। और इसके ज़्यादातर जो रहने की जगह थे वो नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। जैसे और इन सबको एक बार यहाँ से इस फिगर से इसको ऐसे तैयार करना है कि जैसे कि पूरा निम्नलिखित में से अगर क्वेश्चन दे देगा, 4 स्थल दे देगा, जिसमें 3 आपका पूरा पाषाणिक पुरा स्थल होगा और एक नवपाषाणिक पुरा स्थल होगा, और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल है, आप चुनाव करें। इसीलिए इस फिगर को बार बार पढ़ के ध्यान में रख के आपको ये साइट याद करना है कि कौन सा साइट पूरा पाषाणिक स्थल है, कौन सा साइट नवपाषाणिक स्थल है और कौन सा साइट महापाषाणिक स्थल है और कौन सा आधुनिक नगर है। इसमें से कुछ तो बहुत ही फेमस हैं जो आगे के अध्याय में बार बार आपको पढ़ने के मिलेंगे, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे एक पाषाणिक स्थल आधुनिक मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ये आवासीय पुरास्थल उन्हें है जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल है जिन्हें यह दर्शाया गया है, और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। इसलिए एक बार इसे रीड करके, या तो आप PDF से रीड कर लीजिए या बुक खरीद कर रीड कर लीजिए, इसे समझ बढ़ती है। फिर अब आगे के इसके टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि ये सारे हैं, जैसे ये गुफा के अंदर रहना, क्यों रहना, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, जंगली जानवर से बचने के लिए, उसी का ये चित्र दर्शाया गया है इसमें। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे एक है तब पूरा स्थल। हमने लास्ट क्लास में पूरा स्थल के बारे में भी चर्चा किया है, चलो फिर से हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। जैसे पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल में अवशेष मिलते हैं, औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने कामों के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में भी पुरा स्थल के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखें कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। मतलब कि ऐसे स्थल जहाँ से औजार, बर्तन, इमारत और वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उनको पुरा स्थल कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे क्या, पाषाण औजारों का निर्माण। तो हमने बता ही दिया कि पाषाण औजारों का निर्माण कैसे करते हैं। एक है पत्थर को टकराकर, और दूसरा होता है शल्य दबाव द्वारा। ये 2 तरीकों से पत्थर का औजार किया जाता है। जैसे पाषाण औजारों का निर्माण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के औजारों का कैसे निर्माण किया जाता है, पत्थर से पत्थर को टकराकर बनाया जाता था औजार, और दूसरा दबाव सल्क तकनीक से भी बनाया जाता था औजार। और ये इनके द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार, या पत्थर के औजार को हम पाषाण औजार भी बोल सकते हैं। पत्थर के औजार इज इक्वल टू पाषाण औजार। तो इनके द्वारा बनाए गए पाषाण औजारों से इनकी जानकारी हमें मिलती है, आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। अब यही पाषाण का औजार यह निर्धारित करते हैं कि ये जो है आरंभिक मानव वो कौन से काल के हैं। जैसे कि हमने 3 काल उसमें पढ़ा था, पूरा पाषाण काल फिगर में, फिर मध्य पाषाण काल, फिर होता है नव पाषाण काल। ये तीनों पाषाण काल होते हैं, और तीनों पाषाण काल
जो फिगर में दे रखा है उसको मैंने बोला था कि आप इसे बार बार देख कर और इसे स्मरण कर ले, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा स्थान पूरा पाषाणिक है, कौन सा स्थान मध्य पाषाणिक है और कौन सा स्थान नव पाषाणिक है, ताकि आगे क्वेश्चन में ये गलत ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आग की खोज। अब चलो आग की खोज के बारे में देखते हैं। एक देखो इसमें जो मानचित्र हमने पेश किया था उसमें एक कुरनूल की गुफा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कुरनूल का गुफा कहाँ है। तो हम सबसे पहले मानचित्र पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि इसमें आखिर कुरनूल की गुफा है कहाँ। तो ये कुरनूल की गुफा रही। तो पहला पूछेगा कि क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन बनाना हो तो पहला पूछेगा कि कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं। तो कुरनूल की गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ से आग की खोज में कुरनूल की गुफाएं का चर्चा किया है, डेट मीन्स आग से इसका कुछ रिलेशन होगा। फिर हम लोग आगे अपने PDF वाले पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कुरनूल की गुफा से क्या मिला है, राख का अवशेष। अगर पूछ दे कि राख का अवशेष कहाँ से मिला है तो कुरनूल की गुफा। अगर कुरनूल की गुफा ना देकर आंध्र प्रदेश भी क्वेश्चन में दे सकता है। इसका मतलब कि क्या है, जब राख मिल रहा है इसका मतलब कि क्या है कि जो उस समय का मानव था वो आग जलाना सीख लिया था, आग जलाना सीख लिए थे। और आग जलाने का काम क्या होता है कि क्या आग के क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर आग जला लो तो वहाँ जंगली जानवर नहीं आता है। बहुत सारे मूवी में आपने देखा भी होगा कि वो लोग जंगल में नाइट स्टे करते हैं तो वहाँ पे आग जला लेते हैं तो कोई उनसे जंगली जानवर नहीं आता है। नंबर 2, भोजन पकाने में। तो उस समय तो भोजन के नाम पे शिकार करते थे ये लोग, तो मांस भूनने के लिए आग का यूज करते थे और भुना हुआ मांस ऑटोमेटिक टेस्टी लगता है। फिर अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो वैसे तो हम लोग जो घूमने जाते हैं जंगलों में सैर करने तो सेम जंगली जानवर को भगाने के लिए। नंबर 2, खाना बनाने के लिए। नंबर 3, अगर सर्दी ज़्यादा पड़े तो भी हम लोग आग का यूज़ करते हैं गर्मी के लिए। फिर ऐसे आप लोग सोचिए, सोचने से समझ बढ़ेगी। फिर आप लोग जब इसका आंसर लिखिएगा तो आंसर जब भी आप लिखिएगा तो उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नाम और तिथियाँ के बारे में पढ़ते हैं। ये नाम और तिथियाँ उससे हैं कि जैसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, जैसे देखो पूरा पाषाण काल एक हो गया। दूसरा आप देख लो यहाँ पे मध्य पाषाण काल। तीसरा आप इसमें आ जाओ तो तीसरा हो जाएगा उत्तर पाषाण काल, यानी ये नव पाषाण काल। 3 हो गए। अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, 2 शब्दों में, यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पूरा पाषाण का मतलब कि क्या होता है, जैसे कि देखो ये बता देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा है कि पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण इसमें इसने बोला है कि 2 वर्ड होता है। पूरा, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंशेंट भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब इससे प्राचीन पत्थर, इसका अर्थ हो जाता है पूरा पाषाण काल को। ऐसे बांटा है। तो इसके पूरा पाषाण काल का अगर समय देखें तो इसमें समय हो जाता है 20 लाख साल पहले से। ये याद रखना है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि 99% कहानी इसी काल में घटित हुई और सबसे लंबा काल है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि तीनों कालों में सबसे लंबा काल कौन सा है, सबसे लंबा काल कौन सा है, तो आपको आना चाहिए कि सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल है। सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल है। सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की तिथि की बात करोगे तो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया, यानी कि BC की बात कर रहा है। BC कल हमने बताया था ईसा पूर्व, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। और इसमें जो होता है माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण काल के औजार बनने लगे, मतलब कि पाषाण पत्थर के औजार बनने लगे, और लघु मतलब छोटा। अब पूरा पाषाण काल में होता था जो प्राचीन, जो पहले वाला पाषाण काल था उसमें बेढौल और बड़े बड़े हथियार बनते थे। फिर अब आ जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का क्या है, लगभग 10,000 साल पहले से है और अब तक चल रहा है।
शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। और नवपाषाण काल नवपाषाण काल का क्या मतलब होगा? जैसे हमने कुछ स्थानों के नाम दिया है और अगले अध्याय में अनेक ऐसे स्थान मिलेंगे। जैसे कि आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे स्थलों के नाम आते जाएंगे। उस स्थलों के साथ हमें ये भी जानकारी मिलती जाएगी कि कौन सा स्थल पुरापाषाण से रिलेटेड है, कौन सा स्थल आपका नवपाषाण से रिलेटेड है, फिर उसके बाद से कौन सा आपका मध्यपाषाण से रिलेटेड है। तो इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर आएगा हमारी समझ और इन डिटेल्स बढ़ती चली जाएगी। फिर अब इसके आगे देखते हैं आगे वाले। अभी देखो ये शैल चित्रकला है। शैल मतलब क्या होता है? शैल का भी अर्थ आप समझ ले तो शैल होता है शैल स्टोन, पत्थर। हिंदी में आप इसको बोल दो पत्थर, इंग्लिश में बोल दो स्टोन होता है। इसमें देखो एक वो दिखाया गया है कि एक जो व्यक्ति है, आरंभिक मानव है, जानवर का शिकार करता हुआ, ये दिखाया गया है। और इस तरह के चित्र भी मिले हैं मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं में। एक मध्य प्रदेश का जगह है भीमबेटका, जो नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ पर इस तरह के चित्र जो है काफ़ी मिले हैं। भीमबेटका में इस तरह के चित्र काफ़ी मिले हैं। फिर अब आगे चलते हैं कि अब ये देखिए इसमें एक है, ये याद रखना है। यहाँ से आपको जैसे हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण आपको ये याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है कि हुसंगी जो है शेरापुरा तालुका में है और ये पुरापाषाणी युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। सबसे पहले पूछ देगा कि हुसंगी का संबंध कौन से युग से है, तो पुरापाषाणी युग से। हुसंगी का संबंध पुरापाषाणी युग से। और जो भी यहाँ से वो अवशेष मिले हैं वो ज़्यादा चूना पत्थर के बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हुसंगी से जो भी पूरा तत्व मिले हैं या पुरापाषाण मिले हैं निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ से बने हैं, तो चूना पत्थर से। और फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आगे है आप फिर इसके आगे, अब इसके आगे कुछ नहीं है। फिर आप इसमें मैं एक और कुछ जोड़ना चाहूँगा, जिसमें ये मैं जोड़ना चाहूँगा कि हाँ, मेहरगढ़ के बारे में जोड़ना चाहूँगा इसमें। क्योंकि मेहरगढ़ में जैसे पूछेगा कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। और मेहरगढ़ में एक ऐसा कब्र है जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे और धीरे धीरे ये फैक्ट्स आपको याद भी हो जाएंगे। इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आराम से पढ़ते जाइए, समझते जाइए और समझते जाइए और फैक्ट्स को अपने दिमाग में काफ़ी टाइम तक सेव करते जाइए, काफ़ी टाइम के लिए सेव करते चलिए। चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अररिया क्लासेस। Subscribe for more videos.